बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फ़िज़िक्स के बुक की इंट्रोडक्शन दे दें कि फ़िज़िक्स जो है वो 9th चैप्टर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 10th की फ़िज़िक्स में 10 चैप्टर से आपने 19 चैप्टर तक पढ़ना है। और फ़िज़िक्स की बुक का प्रीव्यू मैंने आपको लेक्चर में स्टार्ट में दे दी है, आप इसको देख लें। अब सबसे पहले करने से पहले स्टार्ट लेक्चर अपना हम पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लें ताकि आपको पता हो कि हमने किस हिसाब से अपनी तैयारी को लेके चलना है। तो मैंने यहाँ पर पेपर स्कीम भी दी गई है। टोटल हमारे पास 10 से लेकर 18 तक चैप्टर हैं। 18 चैप्टर में से अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए, जैसा कि आपने 9th में पेपर दिए हुए हैं कि 60 मार्क्स का टोटल पेपर है, जिनमें से 12 MCQs हैं। 10 मार्क्स के 3 पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के और टोटल 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 2 आपने सॉल्व करने होते हैं और 2 सॉल्व करने होते हैं और 2 में से 18 मार्क्स हैं। और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक सब्जेक्टिव है और एक आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट होता है। इनके टोटल 9 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 4 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। इस तरह टोटल मार्क्स अगर हम काउंट करें 12, 30 और 18 तो हमारे पास 60 मार्क्स मुकम्मल हो जाते हैं। पैटर्न के लिहाज से आपके पास 10, 11 और 12 ये 3 चैप्टर होंगे, जिनमें से हर चैप्टर में से एक MCQs आ सकता है आपके पास। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 से एक MCQs, जबकि 16, 17, 18 से एक MCQs। इसी तरह चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, इस तरह चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 और चैप्टर नंबर 16, 17, 18 इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 5 आपने सॉल्व करने होते हैं। और पहले अगर 10, 11 और 12 के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास 10 चैप्टर में से 2 11 में से और 3 आपके पास 12 में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जो है और क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह 13, 14 और 15 से 3, 3 और फिर 2, इसी तरह 16, 17 और 18 में से 3, 3 और 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग देखी जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग इस तरह होती है कि 10th और 11 से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। 13 से न्यूमेरिकल के चांसेस हैं। इसी तरह 15, 16 और 12 थ्योरी का 15, 16 से और न्यूमेरिकल आपके पास 12 चैप्टर से। इस तरह 18 और 14 थ्योरी और न्यूमेरिकल का चैप्टर कम्बिनेशन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 15 और 16 और जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 18 चैप्टर शामिल होगा। तो आप इस चीज़ से ध्यान से देखिए कि आपने अपनी पेयरिंग के लिहाज से अपनी तैयारी करनी। तो हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेटा, चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चैप्टर नंबर 10 है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज वाइब्रेटिंग मोशन। अब टू एंड फ्रो यानी कि राइट और लेफ़्ट अगर आपकी बॉडी मोशन करती है और अपनी मेन पोजीशन में से गुजरती है तो इस तरह के मोशन को वाइब्रेटिंग मोशन कहते हैं। अब 10th क्लास में वाइब्रेटिंग मोशन को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, लेकिन उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो भी फुलफिल होती हैं फिर हम वाइब्रेटिंग मोशन को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, अदरवाइज़ वो वाइब्रेटिंग मोशन ही कहलाएगा। अगर हम चैप्टर के रिव्यू में बात करते हैं तो आप देखते हैं, आप झूले का झूला देख सकते हैं, आप क्लॉक के पेंडुलम को देख सकते हैं, आप एक रस्सी के साथ बांधे हुए मैस को मोशन में ला के देख सकते हैं। ये तमाम की तमाम जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बुक में प्रीव्यू दिया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का।
ए बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट बिकम्स बैक एंड फोर्थ, जैसे मैंने टू एंड फोर्थ पढ़ा है, यहाँ पर आपकी बुक में बैक एंड फोर्थ लिखा है, आर टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट मीन पोजिशन. Another term of vibration is oscillation. A special kind of vibration or oscillation motion is called the simple harmonic motion, जिसे in short SHM कहते हैं. Which is the main focus of this chapter. We will discuss the important characteristics of simple harmonic motion and the system executing simple harmonic motion. We will also introduce the different type of the waves and will demonstrate their properties with the help of ripple tank or with the help of simple pendulum. आपको सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में mass of a attached to a spring body, इसकी हम मोशन को डिस्कस करेंगे. तो अगर हम इसके बाद सेकंड जो है वो सिंपल पेंडुलम का है, थर्ड वन पे हम जाके डिस्कस करेंगे इसको सिंपल पेंडुलम को. अभी हमने जो डिस्कस करना है वो है मैस, मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग. बेटा कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वाइब्रेटिंग मोशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की. इसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली प्रॉपर्टी है, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजिशन. और इसे हम कह सकते हैं बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज मूव अबाउट इट्स मेन पोजिशन. कि एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है वो हमेशा अपने मीन पोजीशन के राइट और लेफ़्ट मूव करती है. आज मैं आपको इसके डेमोन्स्ट्रेशन में सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर. अभी डायग्राम को डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे कि एक बॉडी है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है. अब F इस पर फोर्स लग रही है और इसकी पोजीशन इस वक्त जो है वो इसकी मीन पोजीशन है. अब अगर डाउन द फॉल देखा जाए तो नीचे आपको ऐसा AOB लिखा हुआ है, तो O जो है वो देखें डॉटर लाइन ऊपर पहली पोजीशन, पहली डायग्राम को शो कर रही है जिसमें वो बता रहा है कि बॉडी इस वक्त मीन पोजीशन पे खड़ी. मीन पोजीशन मीन वस्त में, जैसे अगर हम कमरे की दो दीवारों के दरमियान में खड़े हों तो दीवारों के लिहाज से हम मीन पोजीशन पर खड़े हैं और दीवारें हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि इंतहाई पॉइंट जिसके दरमियान में हम खड़े हैं. और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन ऑफ ए मैस अटैच विद स्प्रिंग की बात की जाए तो इस वक्त बॉडी जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है एक स्मूथलेस एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ी हुई है, वो अपनी मीन पोजीशन पर है जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगती. अब हम क्या करते हैं, बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. फोर्स एक्सर्ट करने से बॉडी की पोजीशन O से A की तरफ आ जाती है. जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो डेफिनेटली स्प्रिंग में एक तनाव, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी क्रिएट होगी जो बॉडी को वापस अपनी पोजीशन की तरफ लेके जाएगी. इसे रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ आप डायग्राम में पोजीशंस को देखें कि मेन पोजीशन कहाँ है और एक्सट्रीम पोजीशंस कहाँ हैं. बॉडी की मेन पोजीशन मैंने आपको जैसे पहले कहा O पोजीशन इसकी मेन पोजीशन है. जब हम इस पर फोर्स लगा के उसे A पोजीशन पर ले आते हैं तो बॉडी अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाती है. A इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ स्प्रिंग मैस अटैच बॉडी. अब आप अगर फोर्स को रिमूव करते हैं, अगर तो आप कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग में तनाव यानी कि स्ट्रेस क्रिएट होता रहेगा, इसमें इलास्टिसिटी क्रिएट होती रहेगी. लेकिन जैसे ही आप इस A पोजीशन पर आने के बाद बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी A पोजीशन पर स्टे नहीं करती, बल्कि वो इलास्टिसिटी की वजह से, लचक की वजह से दोबारा अपनी पोजीशन O की तरफ मूव करेगी. अब जैसे हम इसे छोड़ते हैं तो बॉडी O पोजीशन पर आती है. O के बाद ये O पर स्टे नहीं करती क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है और ड्यू टू इलास्टिसिटी ये A पोजीशन से O पोजीशन से O की तरफ आती हुई और O से होती हुई स्प्रिंग को मज़ीद कंप्रेस कर देगी, जिससे एक नई पोजीशन पर आ जाएगी जिसे हम B पोजीशन कहते हैं. वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. पहली, दूसरी और तीसरी अगर आप डायग्राम में देखें तो A, B, C लिखा हुआ है. A में बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर है, B में बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है A, जबकि C में बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है B. तो इस डायग्राम को हमने एक्सप्लेन कर लिया. अब कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे रीड करने के बाद हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. अल्लाह हाफिज़.